नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सियासत पिछले 1 सप्ताह से गर्म है और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर का विद्रोह और भाजपा दूर बैठ के या इस विद्रोह को भड़का के मज़े ले रही है। अब सबकी नज़रें थी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर और हॉली लॉज पर कि वो क्या करते हैं, उनका अगला कदम आगे क्या होगा जिससे सुक्खू सरकार बिखर जाएगी कि बनी रहेगी। तो विक्रमादित्य सिंह दिल्ली गए और उदयपुर गए अपने निजी काम से दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल से भेंट करके 6 बागियों के निष्कासन को लेके जहाँ बात की है, वहीं उन्होंने पार्टी के अंदर जो उनके गिले-शिकवे हैं और अन्य विधायकों के जो गिले-शिकवे मुख्यमंत्री के साथ लेके हैं, उनके बारे में एक लंबी चर्चा की है। वो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि विक्रमादित्य अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि वो नई पार्टी का गठन करेंगे। इसी बीच बाकी अब अपनी सदस्यता खो चुके हैं और कोर्ट का वो दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं आज। उनको स्टे मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन उपचुनाव की स्थिति प्रदेश में आ गई है और बागियों ने क्या खोया, क्या पाया और इस जो एपिसोड है इसकी पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी शीतकालीन सत्र से। उस समय बागी इकट्ठे हो रहे थे, कहीं न कहीं भाजपा ने उनको हवा दी और वो बागी शिकार इस कदर हो गए कि उनको अपनी सदस्यता से भी जाना पड़ा। अगर वो बजट जिस दिन पारित हो रहा था, हाउस के अंदर बैठ के वोटिंग में भाग ले लेते, तो उनकी सदस्यता बच सकती थी। तो अब बागियों को सीआरपीएफ की सुरक्षा भी दे दी गई है। एक बागी के साथ एक हवलदार, 4 कांस्टेबल कमांडो होंगे और वो अब ललित होटल को छोड़ने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश में आने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के। अमित पठानिया जी हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। प्रवीण शर्मा जी हैं, विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रवीण जी देखिए, लगातार यही कहा जा रहा है, बार-बार बयान दागे जा रहे हैं कि कार्यकर्ता तैयार रहें, सुक्खू सरकार गिरने वाली है और हम सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि हाईकमान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो दाँव खेला है कि 6 लोगों की सदस्यता बिल्कुल उनको सदस्यता खत्म कर वो कर दी गई विधानसभा स्पीकर द्वारा, चुनौती दी गई और उसके बाद जो और भी असंतुष्ट विधायक थे, मुझे लगता है कि वो अब रुक गए हैं, उनके कदम थम गए हैं। वो नहीं चाहते कि उपचुनाव की स्थिति में हम भी आएँ। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6 बागी विधायकों के साथ 2 विधायक विक्रम ठाकुर और राकेश जम्वाल लगातार ललित होटल में पहले दिन से साथ हैं। तो क्या वहाँ कहा जा रहा है कि भाजपा इनको टिकट दे सकती है अगर उपचुनाव होते हैं? अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के अंदर भी खलबली कहीं न कहीं मच जाएगी। जी, प्रवीण जी। डॉक्टर साहब आपने पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश का जो वेदर मौसम जिसे कहते हैं उसमें एक अनिश्चितता देखी होगी। गर्मियों में लगातार बारिशें होती रही और जब बारिशों का महीना जब सर्दियों का महीना है तो सर्दी का सबसे बड़ा सूखा देखा। वैसे ही बरसात के दिनों में हम लोगों ने कम बारिश देखी परंतु जब बारिश हुई तो उसने वो घाव दे दिए जो आज तक नहीं भरे हुए हैं। यही हिमाचल प्रदेश की राजनीति की भी हालत है। जी। कभी लगता है सरकार चली जाएगी, कभी लगता है सरकार बच जाएगी। हर रोज हम लोग नए राजनीतिक दांव-पेच देख रहे हैं। और अगर वर्तमान में सारी स्थिति को देखें, तो इसे या मुख्यमंत्री की हठधर्मिता कहें, या इसको दोष दे सकते हैं, या फिर एक महिला की महत्वाकांक्षा जिसने अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य ही दांव पर लगा दिया, या फिर एक षड्यंत्र जिसके चलते बागियों ने अपनी सदस्यता तो खोई ही खोई, इसको चाहे उनका लालच कहें या उनकी महत्वाकांक्षा कहें। सच्चाई यही है कि हिमाचल प्रदेश आज अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो हिमाचल प्रदेश में इस समय 34 विधायक कांग्रेस के हैं, 3 विधायक जो हैं वो निर्दलीय हैं और 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। लोकतंत्र का तकाजा तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी इन 6 कुछ समय इंतजार करें, सरकार को गिराने की कोशिश ना करें और 6 जगहों पे उपचुनाव फेस करें। जो ये 6 जगहें हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी। बहुत आराम से इलेक्शन जीत के आ सकती है क्योंकि ये जो 6 लोग हैं, अब इनको लोग किसी भी हालत में माफ करने वाले नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी 3 या 4 महीने वेट करती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन 34 विधायकों की हो जाएगी, 28 मतलब 25 प्लस 3 प्लस 6 मिला के और 1 अगर या 31 2 अपने वो 31 कांग्रेस हो की तो सकते हैं अगर जीतते हैं 6 उनके तो। बिल्कुल जी।
तो ऐसे जी, कंडीशन के ऊपर वो सरकार बना सकते हैं और लोकतंत्र के अंदर सरकार चुनी हुई लोगों के द्वारा ही बनाई जानी चाहिए। इस तरह से जोड़-तोड़ करके वो कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं। अब बात आती है वर्तमान स्थिति में अगर बागियों को स्टे नहीं मिलता है तो कांग्रेस की स्थिति 34 है। विक्रमादित्य जी दावा कर चुके हैं कि उनके पास 5-6 विधायक और भी हैं। परंतु जी, जो सिचुएशन बन गई है, सारे के सारे कांग्रेस विधायकों को पता है, अगर सरकार गिरती है, तो वैसे कंडीशन के ऊपर जो है उन्हें चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और कोई भी कांग्रेस का विधायक जो है इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ अगले 2 या 3 महीनों के अंदर जो है वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव फेस करे। क्योंकि अगर आज सरकार गिर जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है लोकसभा के साथ ही चुनाव होंगे और हिमाचल प्रदेश में कोई माने या ना माने, इस समय हिमाचल प्रदेश राम रथ के ऊपर सवार है। अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाएगी, तो कांग्रेस के विधायक भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन को फेस करें। ऐसे में जी, सुक्खू को फायदा भी मिल रहा है और सुक्खू को एक चीज का बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है कि सुक्खू के साथ जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जी दे रहे हैं। अपनी परिस्थिति जो उनकी घर की परिस्थिति है उसकी भी चिंता ना करते हुए उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ इस सरकार को बचाने का प्रयास किया है। तो ऐसे में जो मुझे लग रहा है और दूसरी तरफ उन्होंने हर हालत में विक्रमादित्य जी को भी मनाया हुआ है, विक्रमादित्य जी के गुस्से को भी शांत किया हुआ है। तो ऐसे में तो मुझे लग रहा है कि कुछ समय तक जो है कि ये सरकार बच जाएगी। हाँ, सरकार के जाने का खतरा उस समय हम लोगों को साफ देखने को मिलेगा अगर भारतीय जनता पार्टी विशेष सत्र की मांग राज्यपाल से करती है। ये उसी कंडीशन पे भारतीय जनता पार्टी करेगी जब भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास हो जाएगा कि उसके पास पूर्ण बहुमत है सरकार को गिराने के लिए। ऐसी स्थिति में भी सरकार ही गिरेगी। अगर किसी को ये लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र की लेकिन परिस्थितियों पर प्रवीण जी 6 को अगर स्टे मिल जाता है और वो अब उसके बाद भी मानिए बाकी लोग अगर कोई बगावत करते हैं तो दल बदल कानून के तहत उनकी भी सदस्यता जाएगी। बिल्कुल वो भी जाएगी। स्पीकर ऐसे फैसला में दे देंगे। ऐसा नहीं जोखिम ऐसे क्यों लेंगे कांग्रेस के विधायक इस समय? ऐसे कंडीशन में मैंने वही कहा कि ऐसे एक दूसरी परिस्थिति और उभर के आती है कि मान लीजिए बागियों को स्टे मिलता है तो जैसा कि विक्रमादित्य जी ने दावा किया है कि 7 लोग उनके पास ऑलरेडी हैं, 6 लोग ये होते हैं तो 13 लोग और हो जाते हैं। ऐसे में अगर कहीं अग्निहोत्री जी भी साथ देते हैं तो उनके पास भी एक बहुत बड़े विधायकों का गुट है जो अभी तो कांग्रेस के पक्ष में है। अगर ये सारे मिलकर जो है सरकार बनाने का दावा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इनको सपोर्ट कर सकती है। सेम सिचुएशन जो महाराष्ट्र में हुई है वो सिचुएशन आ सकती है, परंतु ये भी नहीं दिख रही है। अब जो है जो मुझे जो लग रहा है कि सुक्खू जी ने अपने काम करने का तरीका भी बदला है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके सलाहकार भी बना रहे हैं। कुछ जो भारतीय जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को भी वो किसी न किसी रूप में बोर्ड वगैरह के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु यही काम अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शीतकालीन सत्र के दौरान और उसके बाद जो खबरें आई थी उस समय कर लिया होता तो आज ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलती। आज जो सिचुएशन खड़ी हुई है उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ सुक्खू है। नो डाउट सुधीर शर्मा की महत्वाकांक्षा, राजेंद्र राणा की महत्वाकांक्षा, प्रतिभा जी की महत्वाकांक्षा सामने दिख रही थी, परंतु महत्वाकांक्षाओं को का शमन किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि इन महत्वाकांक्षाओं को आप कुछ ना कुछ ले दे के कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को जो है वो शांत किया जा सकता था। परंतु सुक्खू जी को लगा कि वो नहीं, तो नहीं, भगवान ने भेजे हुए हैं धरती के ऊपर और वो राज करने के लिए भेजे हुए हैं। वो जो मर्जी करेंगे, जिस तरह का फैसला लेंगे, जिसकी गर्दन दबाएंगे, जिसका अपमान करना चाहेंगे, उनको कुछ नहीं होने वाला है। ये वो सोच के कर रहे थे। परंतु अब जब परिस्थितियां बदली हैं, तो वो अब बदले-बदले नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहना है कि अब भी समय है, सुधर जाइए। जिस तरह से वो लोग जो हैं इन बागियों को समर्थन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आम जनता में अगर ये विश्वास बन गया कि ये सारा का सारा षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी ने रचा था और भारतीय जनता पार्टी ने ही शह दी थी, तो हिमाचल प्रदेश की जनता भावुक है। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये राजनीतिक दृष्टि से गलत ना हो, ये विपक्ष का काम ही हो। जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह सकते हैं ये हमारा काम है,
परंतु अगर कहीं हिमाचल प्रदेश की जनता जो हमेशा भावुकता के चलते जो है वोट करती है, अगर उसने कहीं मन में ये बिठा लिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की गलती है और भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, तो मेरा ये आप लिख कर मानिए, निश्चित रूप से मानिए कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। जी। जी, अमित जी, खतरा कहाँ तक टला है? क्योंकि मुख्यमंत्री के तेवर ज़रूर बदले हैं, लेकिन जब भी बात आ रही है कि वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा रिज पे लगाई जाएगी, तो वो खुलकर स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू में भी सुना, तो उसके बाद एक मांग रोहित ठाकुर द्वारा उठा दी गई कि ठाकुर रामलाल जी, जो पहले मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह जी से पहले, उनकी भी प्रतिमा लगाई जाए। तो कहीं न कहीं दोहरी मांग उठाने के पीछे भी कोई है, और रोहित ठाकुर कैबिनेट से भी उठकर चले जाते हैं। फिर उनके दादाजी के नाम पे एक स्कूल का नामकरण किया जाता है। तो अ, खुलकर ना तो अभी तक कोई कैबिनेट में इसको अप्रूवल दी गई है, क्योंकि विक्रमादित्य जी ने कहा था कि 2 गज ज़मीन भी नहीं मिल रही, जिन्होंने 6 बार हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया। और मुख्यमंत्री जी ये भी स्पष्ट कह रहे हैं कि ये चुनाव हमने सिर्फ हाथ के निशान पे लड़ा, वीरभद्र सिंह की लेगेसी का इससे कोई लेना-देना नहीं है कहीं न कहीं। तो टकराव की स्थिति कहीं न कहीं अभी भी उतना मतलब नर्म रवैया मुख्यमंत्री का नहीं दिख रहा है, और हॉली लॉज का रवैया भी सख्त है, लेकिन अब प्रियंका जी और केसी वेणुगोपाल जी से मिलने के बाद शायद वो नरम पड़े हैं, उनकी बातों को शायद सुना गया है पहली बार, और शायद सरकार बच सकती है अगर ये कायम हो जाती हैं चीज़ें। जी, अमित जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य जी, उनको 2 दिन पहले भी समय दिया गया था केसी वेणुगोपाल जी के द्वारा, और कल रात को भी उनकी मुलाकात माननीय नेता हमारी प्रियंका गांधी जी से भी हुई है। तो उन्होंने जो अपनी बात रखी थी, उस बात पे पहले ही डीके शिव कुमार जी ने उनको क्लियर कर दिया था। परंतु ये गर्म बाजार तभी हुआ है कि वो जब दिल्ली के चंडीगढ़ के बागियों से मिले, वो भी सीएम साहब से बात हुई। उसके बाद वो दिल्ली गए, दिल्ली वो हल्ला पड़ा कि वो नड्डा जी से मिले हैं, अमित शाह जी से टाइम लिया है। वो अपने परिवार के कारणों से कुछ केस की वजह से उदयपुर गए थे। जहाँ से वापस आते समय उनको प्रियंका जी ने कल बुलाया उनको, अब उनकी बात भी सुनी है। तो ये सिर्फ अखबारों की सुर्खियों के लिए, क्योंकि रोज सूत्र बदल रहे हैं, रोज सूत्र कह रहे हैं ये हो गया, कोई सूत्र कह रहा है कि वो फलाना व्यक्ति चला गया, फलाना व्यक्ति चला गया। ये जो षड्यंत्र बीजेपी ने जो रचा था, वो आज बीजेपी के ही और बागियों की गले की फांस बन गई है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब प्रवीण जी ने बहुत अच्छी बात रखी कि यहाँ पे ये जो हिमाचल है, हिमाचल के जो लोग हैं वो इमोशनल्स लोग हैं। जिन्होंने ये सरकार 40 एमएलओ को जिता के सरकार में भेजा कांग्रेस पार्टी को, वो बीजेपी से ये एक्सेप्ट नहीं करती कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति यहाँ भी करे। ठीक है, बड़ी स्टेटों में हो सकता है, आप मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, राजस्थान में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी स्टेटों में बड़ी असेंबलीज हैं, 2 4 10 आगे पीछे चली भी जाती हैं, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु हिमाचल जैसी एक शांत प्रिय, वहां पे भी आपने शांत प्रिय विधानसभा जो हमारी प्रदेश है उसको भी आपने बिगाड़ा। अब आपके सामने ही है, 6 एमएलओ ने वोट किया, ठीक है, उन्होंने अपने अंतर आत्मा की बात सुनी, पर आज उनके आत्मा अंतर की बात सुनने के लिए कोई भी नहीं है। दिल्ली से उनको बीजेपी ने डंडा मार दिया कि भैया हम अपने लेवल लोगों को कहां भेजेंगे। अब धूमल जी के खिलाफ जो जो राणा जी ने चुनाव लड़ा, धूमल जी को हराया, बीजेपी के एक स्तंभ को हराया। उसके बाद ही तो हिमाचल कांग्रेस में आए, वो कांग्रेस में आए तभी तो धूमल जी टिकट दिया, धूमल जी को हराया। आज उसी धूमल जी के परिवार में कैसे जा सकते हैं, कैसे बीजेपी उनको एक्सेप्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं वो बागियों ने स्टेप तो उठा लिया, परंतु आज वो बैकफुट पीछे हटने के लिए उनको जो रिवर्स गेयर डालना पड़ रहा है, वो उनमें दिक्कत आ रही है कि हम वापस अब कैसे जाएंगे, किस माहौल पे जाएंगे। इसीलिए वो नए नए जो बागी जो लोग हैं हमारे, वो नए नए अफवाहें छोड़ रहे हैं कि फलाना व्यक्ति आ गया है, फलाना व्यक्ति आ रहा है। ये सारी अफवाहें इसीलिए फैली जा रही है। दूसरी बात, आपने एक बात कही सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, देखिए जब सीएलपी की पहली बैठक हुई, नेता चुनना था, तो इन्हीं प्रतिभा सिंह जी ने नाम लिया था चौधरी चंद्र कुमार जी का, दूसरे पे सुक्खू जी पर सहमति जताई थी। पहला नाम उन्होंने चौधरी चंद्र कुमार जी का रखा, तो उस समय भी वो रख सकते थे नाम, अपने अपनी बात को रख सकते थे, उस समय तो नहीं रखा। फिर जब माननीय नहीं तो सुखविंदर सिंह, अब दर्द क्यों, इतना दर्द क्यों जग रहा है अब? नहीं वो दर्द मैं वो उसी पे आ रहा हूँ। दर्द देखिए, मैं बड़ी बेबाकी से बात रखने में विश्वास रखता हूँ कि हमारी पार्टी में अगर कोई दिक्कत है, आज चुनाव हो गया, वोटिंग से बाद आपको दिक्कतें नजर आई है, अब वोटिंग से पहले आ जाते हैं।
राज्यसभा वोटिंग से पहले आप इस चीज पे ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं। चलो जो अब आज कर रहे हो वो वोटिंग से पहले कर देते, शायद वो आपकी वोटिंग कहीं ना कहीं सिरे चढ़ जाती। अब आप कहते हो कि हमने अंदर आत्मा की बात सुनी। अगर अंदर आत्मा की आवाज उन्होंने सुननी थी तो वोटिंग से पहले वो हाईकमान से बात रखते हैं, तो क्यों ना हाईकमान बात सुना। अब भी तो हाईकमान सुन ही रहा नहीं, है। नहीं, उनका ठीक है, कहना है कि हम बार-बार हाईकमान के पास गए हैं, लेकिन हाईकमान ने हमारी कभी भी जो हमारी ग्रीवेंस थी, उन पे कभी भी कोई बातचीत नहीं की, मुख्यमंत्री को कभी तलब नहीं किया, ना हमारा कोई किसी तरह का पैचअप कराने की कोशिश हुई है। उनका यही कहना है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको इस बात को क्लियर करता हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय राजनीति में पिछले 5-6 साल से दिल्ली में रहता हूँ। तो मैं इस बात को डंके के उस पे रखता हूँ कि जो भी मंत्रालय मिले, जो इन्होंने डिमांड करी, वो मंत्रालय मिले। सुधीर जी को देखिए, आपने सुधीर जी को पहले बाई इलेक्शन हुआ तब वो पीछे हटे, जब एमपी की टिकट देने के लिए आए फिर वो पीछे हटे। अब इस बार टिकट मिलने वाली थी तब भी वो क्वेश्चन मार्क में थे, फिर भी हाईकमान ने उसको विश्वास जता के टिकट दिया। अब हाईकमान पे आप बात ना रखो और बोलो कि नहीं मैं नाराज हूं। मैं अगर आपसे बात रख रहा हूँ, आज आपके चैनल के द्वारा सामने बात रख रहा हूँ, तो तभी तो लोग विश्वास करेंगे, तभी तो सुनेंगे। अब हाईकमान से आपने बात रखी नहीं, सुक्खू जी से आपने बात रखी नहीं आप अपनी नाराजगी खुद लेके बैठ गए। यही नाराजगी अगर चुनाव से पहले होती तो नाराजगी दूर नहीं होती, सब कुछ होना था। परंतु क्या बात है डॉक्टर साहब की हमें कुछ अपनी पर्सनल इंटरेस्ट जागता है। जब पर्सनल इंटरेस्ट जागता है तो इस प्रदेश को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं ये लोग भी देख रहे हैं। आज मैक्सिमम अमित जी, एमएलए अमित जी, एक कोशिश हो रही है कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को आगे ले जाया जाए, और ये जो 6 बागी हैं वो भी बार-बार प्रेशर डाल रहे हैं, और भी जो लोग हैं, विधायक हैं, बाकी नेता लोग हैं, कि एक नए दल का, रीजनल पार्टी का गठन किया जाए और वीरभद्र की लेगेसी के साथ उसको खड़ा किया जाए प्रदेश में। ये कितनी संभावनाएं हैं इसकी? देखिए डॉक्टर साहब, ये बात पिछले 1.5-2 साल से, मतलब जब चुनाव के समय भी ये बात चली थी, फिर इन्होंने ठंडे बस्ते में रखी। अब फिर इसलिए हवा इसलिए आ गई क्योंकि ये जो बागी है, अब इन्होंने तो कहीं ना कहीं जाना ही है ना। अब जा तो बीजेपी लेगी, या तो कांग्रेस में वापसी आएगी। तो कांग्रेस में वापसी में तो अब शर्तों पे आएंगे। देखिए कोई भी अगर उन्होंने पार्टी को नुकसान दिया है ना, आप पार्टी को नुकसान दे रहे हो, आपको बिना शर्त से आप वापस लेंगे, ये तो लेकिन होगा नहीं। लेकिन ये समझदार लेकिन दिल्ली हाईकमान इनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्होंने एक राज्यसभा की सीट खो दी है। इन्होंने सीधा मैं एक्शन वही कर दिया है, कहीं ना कहीं वो जो सूचनाएं मैं आ रही वही हैं कह रहा दिल्ली से, हूँ। कि वो किसी भी मैं तरह आपको से तैयार नहीं है इन 6 को लेने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात आपके नोटिस में और भी देना चाहता हूँ। 3 दिन पहले जो मुकेश जी ने देखिए मुकेश जी के घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, उसके बहुत टूटे हैं अंदर से वो। उसके बावजूद वो फ्रंट पे आके, उनको हाईकमान ने विश्वास में लेके उनको फ्रंट पे भेजा है। और कल मुकेश जी की प्रियंका जी के साथ मुलाकात है, ये मैं आपको अभी ये बताना जी, चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा। अभी जी, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कल मुकेश जी को दिल्ली तलब किया गया और मुकेश जी को वहां पे बुलाया गया। ये प्लानिंग जो है कांग्रेस पार्टी अब दूसरी कर रही है कि ये जो बागी हैं इनको बीजेपी ले ले। हम कहते हैं चुनाव करवा दे वहां पे विधानसभा में, ठीक है सॉरी कांग्रेस पार्टी भी चुनाव मूड में है, चुनाव हो जाए इन 6 विधानसभा पे, हम चुनाव लड़ेंगे, क्या बिल्कुल। दिक्कत, वो हमारे पास वो कैंडिडेट भी है। स्पष्ट लग रहा है कांग्रेस पर हाईकमान के रुख से भी। परंतु ये जो वहां के बीजेपी के लीडर हैं वो कहां जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बागी को खुद ही अपने बात पे फंस गए हैं। अब बागी को चलिए संजय जी से पूछते हैं। बागी संजय जी, 6 आपकी 6 सीटों को खराब करने के लिए कांग्रेस के बागी आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तय माने जा रहे हैं लगभग। अगर उनको आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत ना मिली तो चुनाव तय माने जा रहे हैं, तो आपके 6 लोग कहाँ जाएंगे? और बड़े सीनियर लोग हैं वहां पे, जिन हलकों पे ये चुनाव होने हैं। जी संजय जी। डॉक्टर साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सीधी और स्पष्ट राजनीति चलती है। इसके भीतर किंतु और परंतु और संशय की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं करती है। और मैंने जैसे आपकी चर्चा में मैं पहले भी जुड़ा था कि ये कांग्रेस पार्टी का मौजूदा संकट मुख्यमंत्री का स्वयं का है। और ये जो संकट खड़ा हुआ है क्योंकि महत्वाकांक्षाओं का टकराव है। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले कितने मुख्यमंत्री, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी के बाद जो शून्य पैदा हुआ था उसके, क्योंकि स्वयं वीरभद्र सिंह जी ऐसे वट वृक्ष थे जिन्होंने अपने नीचे किसी वृक्ष को पैदा नहीं होने दिया। चाहे उनके ऊपर अगर कोई चलते, चाहे जितने भी राजनीतिक नेता हुए, आप पुराने अगर जेबीएल खाची से शुरू कर दे, विद्या स्टोक से, रामलाल ठाकुर जी से पूर्व मुख्यमंत्री, वहां से शुरू कर दे, कितने टकराव उनके रहे हैं। तो उन टकरावों के बीच में चाहे कौल सिंह या उसके बाद जब ये नेता नहीं रहे, या
कुछ पीछे हट गए, सेहत कारणों से पीछे हटे, चाहे विद्या स्ट्रोक्स हटी हैं। आपको याद होगा 1990 का चुनाव जब शांता कुमार जी ने हिमाचल प्रदेश के भीतर सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, तो वीरभद्र सिंह जी का राजनीतिक अस्तित्व ये रह गया था कि वो 8 विधायकों के बीच में वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए थे, नेता विधायक दल के नेता नहीं बने थे कांग्रेस के। उस समय विद्या स्टोक्स को बनाना पड़ा और हाईकमान की इच्छा से वो बनी थी, और उसके बाद भी टकराव चलते रहे। मैं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न को, जो 6 विधायकों का या 6 विधानसभा क्षेत्रों का क्या होगा, इसको मैं बाद में लूंगा, लेकिन जो चर्चा आपने शुरू की थी कि कितने कि कैसे राजनीतिक दल बनाने की या वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी को आगे बढ़ाने की प्रयत्न होगा, उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, मैं उसके ऊपर उस चर्चा के ऊपर जो है वो मैं जाना चाहूंगा, उस प्रश्न का भी जवाब देना चाहूंगा। तो आप उस समय ये मान करके चलिए कि वीरभद्र सिंह ने भी जब 2007 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वीरभद्र सिंह जी का केंद्रीय नेतृत्व भी और प्रदेश का कुछ नेतृत्व, चाहे ठाकुर कौल सिंह थे, सबने कोशिश करी थी वीरभद्र सिंह जी को हटाने की। और वीरभद्र सिंह जी का एक बार समझौता होने लगा था एनसीपी के शरद पवार जी के साथ, और हिमाचल प्रदेश में एनसीपी के गठन को लेकर के उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली थी। समझौते के पैरोकार भी तब हर्ष महाजन ही थे, और तब भी मुकेश अग्निहोत्री ने संकट मोचक की तरह रात को अहमद पटेल जी को उठा के 12 बजे ला के कांग्रेस को बचाया था। मैं ये बताना चाहूंगा, वीरभद्र सिंह जी ने एक विशेष कैंपेन लेकर के पूरे प्रदेश का दौरा किया था, और पूरे प्रदेश के कांग्रेस के स्थापित नेता और कुछ ऐसे नेता जिन्हों को उन्होंने स्थापित किया था, उन नेताओं ने भी उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयत्न किया था, और उन्होंने भी उसके उस कदम में उनका साथ नहीं दिया था। तो जहां तक एक अति महत्वाकांक्षा के बीच में महत्वाकांक्षी बनकर के अगर कोई ऐसा सोचे कि मेरे पास 2 विधायक हैं और 10 कहने के ऊपर जो है वो हम प्रदेश के अंदर कोई सियासी संकट खड़ा कर सकते हैं या फिर हम कोई राजनीतिक दल खड़ा कर सकते हैं, मुझे इसकी दूर दूर तक, क्योंकि वीरभद्र सिंह से कांग्रेस के भीतर वीरभद्र सिंह जी से बड़ा नेता कोई नहीं हुआ। जो 1985 के राजनीतिक अगर इतिहास के ऊपर आप नजर डालें तो उनसे बड़ा नेता नहीं हुआ, लेकिन वो कदम, क्योंकि वीरभद्र सिंह जब भी प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने हैं तो 2 बार कम से कम इनकी राष्ट्रीय हाईकमान से आंखें दिखा करके और उनकी इच्छा के विपरीत बने हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए समर्थन जुटा लिया था, लेकिन अपने लिए एक नया दल खड़ा करने का साहस वो नहीं जुटा सकते। दूसरी चीज ये है कि महत्वाकांक्षाओं का टकराव, आप अगर पिछले चुनाव में चले जाइए, 2022 चुनाव के अंदर कितने इनके मुख्यमंत्री तैयार हुए थे, नेतृत्व, क्योंकि संयुक्त नेतृत्व भी नहीं, नेतृत्व विहीन इन्होंने चुनाव लड़ा था। बिलासपुर में ठाकुर रामलाल मुख्यमंत्री के उम्मीदवार स्वयं को समझते थे, चंबा में आशा कुमारी समझती थी, धर्मशाला में सुधीर शर्मा समझते थे, ऊना में मुकेश अग्निहोत्री समझते थे, हमीरपुर में हरिंदर राणा भी स्वयं को मुख्यमंत्री मान करके चलते थे, और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी स्वयं को मुख्यमंत्री मान करके चलते थे। तो जब इतना बड़ा टकराव है, अगर एक पार्टी के भीतर 10 मुख्यमंत्री के ऐसे स्वयं को मान करके चलते हों कि आ सके, तो निश्चित इतने बड़े टकराव के बीच में जब अगर आपको सत्ता फिर भी मिलती है, तो जब मुख्यमंत्री सबको साथ लेकर के संयुक्त रूप से संयुक्त नेतृत्व जो देना चाहिए था, जिस तरह से मंत्रिमंडल का संतुलन पूरे प्रदेश में बनाना चाहिए था, जिस तरह से संगठन के बीच में तालमेल बनाने के बाद और सरकार में हम किन नियुक्तियों को लेकर के किन को किसके साथ जोड़ करके आगे बढ़ा जा सकता था, वो बिल्कुल प्रयत्न नहीं हुआ। तो जब ऐसे प्रयत्न नहीं होंगे तो ऐसी राजनीतिक अस्थिरता पैदा होनी ही थी। मैंने 2 रोज पहले भी आपकी चर्चा में यही कहा था कि ये जितना भी घटनाक्रम पैदा हुआ है, इसका भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में आई है और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम 5 वर्ष के लिए निभाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके नेता प्रतिपक्ष तो सो नहीं रहे हैं, वो मान ही नहीं रहे, रोज कह रहे हैं कि सरकार टूट जाएगी, कार्यकर्ता तैयार रहे। उनके 2 नजदीकी विक्रम सिंह ठाकुर और राकेश जम्वाल वो क्रॉस वोटिंग के दिन से लेके आज तक ललित होटल में बैठे हुए हैं। सीआरपीएफ का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है सिक्योरिटी का, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं है? सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ा किया है। ठीक है, अगर कोई भारतीय जनता
अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे आकर के दस्तक देता है कि हम आपकी सरकार बनाना चाहते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल नहीं है? क्या कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ करके सरकारें नहीं बनाई हैं? 1979 में बहुमत की सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री शांता कुमार जी होते थे, एक एक करके विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं तोड़ा था? इस सच्चाई को नहीं जानते हैं क्या? धारा 356 का दुरुपयोग करके 27 बार प्रदेश के अंदर प्रदेशों की सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने नहीं गिराया है? क्या इस इतिहास को याद नहीं रखना चाहिए? अगर कोई हमारे दरवाजे पे आकर के दस्तक देता है कि हम आपकी सरकार बना करके देते हैं, बिना शर्त सरकार बना करके देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बनाएगी? जी, मतलब अगर इसको सरकार बनाने को न्योता कौन दिला रहा है? कांग्रेस पार्टी दिला रही है। अगर टूट के आएंगे तो कांग्रेस पार्टी के आएंगे। ये क्या होगा? गुण दोष के किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, ये मेरी चर्चा का विषय भी नहीं है और मेरे अधिकार क्षेत्र का भी विषय नहीं है। ये सारे पार्टी हाईकमान के विषय हैं। लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते और एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते जितनी समझ मुझे आती है, उसके मुताबिक अगर गुण दोष के आधार पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर पूरी की पूरी कांग्रेस अगर समाना चाहेगी, आज देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है वो छोड़ के आना चाहते हैं, लेकिन उन नेताओं को गुण दोष के आधार पे, अगर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कोई फैसला लेगा तो वो गुण दोष के आधार पे होगा, ना कि इस आधार पे होगा कि कौन कूद करके आना चाहता है। इन सब के लिए दरवाजे जो है अगर खुलने हैं तो उसके लिए एक शर्तें, नियम और गुण दोष, ये इसका पैमाना है और उस पैमाने के ऊपर इनको काम करना पड़ेगा। उसी के नाते जो है वो आगे का सारा, क्योंकि अभी तक जो राजनीति चल रही है ये क्यासों के अधिकार पे है, क्यासों के आधार पे है कि ऐसा होगा या वैसा होगा। तो इसलिए ये जब तक सटीक कोई परिणाम सामने नहीं दिखता है तब तक कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। जी प्रवीण जी, निर्दलीय विधायक होशियार सिंह जी के तेवर भी नरम पड़े हैं, बाकियों के भी, के.एल. ठाकुर के भी पड़ रहे हैं कि उनका यही कहना है कि अगर कैंडिडेट हिमाचल का होता तो हम कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन करते, और हम इसलिए हमने क्रॉस वोटिंग की है और हमारा कोई ऐसा कोई मंशा नहीं है। और उनका ये कहना है कि हमारे व्यापारिक संस्थानों पे छापेमारी ना की जाए, क्योंकि सुक्खू सरकार ने देखो वो छापेमारियां शुरू कर दी है। के.एल. ठाकुर के स्टोन क्रैशर भी लगभग बंद है, आशीष शर्मा के भी वहां यही स्थिति है। तो ये एक होशियार सिंह जी की तरफ से आया। आपको लगता है कि ये इंडिपेंडेंट भी कहीं नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा नुकसान तो आशीष शर्मा को उठाना पड़ेगा। हमीरपुर से हैं, सारी उम्र उनके ऊपर एक ब्लॉट रहेगा अगर मुख्यमंत्री चले जाते हैं कि इनकी गलती की वजह से मुख्यमंत्री गए हैं। हमीरपुर से तो 3 है, तीनों के तीनों ही परेशानी में आ जाएंगे। अब निर्दलियों की बात हो रही है अभी तो, क्योंकि वो तो चलो कांग्रेस के हैं, उनके ऊपर तो अब हमेशा के लिए लगी गया और वो कांग्रेस के थे तो वो कर सकते थे, परंतु निर्दलीय होने के नाते आशीष शर्मा के ऊपर हमेशा से एक ब्लॉट रहेगा। उसके बाद आशीष शर्मा को एक और चीज बहुत बड़ी फेस करनी पड़ेगी, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विद्रोह। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां के सभी लोगों को जानता हूँ, वो बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। के.एल. ठाकुर को भी, जहां तक मुझे लगता था कि के.एल. ठाकुर जी भी, आशीष और इनके साथ जो होशियार जी के साथ समझौता हुआ था वो सिर्फ राज्यसभा तक के लिए हुआ है। ये तीनों कभी नहीं चाहेंगे कि सरकार चली जाए, क्योंकि इन तीनों को चुनाव लड़ना पड़ेगा और तीनों को भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ना पड़ेगा। आशीष शर्मा के लिए तो परिस्थितियां सच में मुश्किल होने वाली है। के.एल. ठाकुर के लिए भी परिस्थितियां बहुत आसान नहीं रहेंगी। होशियार जी के बारे में ज्यादा, वहां की परिस्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, परंतु सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं अभी तक तो हम लोग ये मान के चले थे कि इन लोगों ने साथ दिया है बीजेपी का तो भविष्य में भी देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये भविष्य में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। अगर ये पूरी तरह से निश्चिंत हो गए कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देगी, तब जाके ये स्टेप ले पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर सरकार बदल जाती है और इनको चुनाव ना लड़ना पड़े तो तब तो ये साथ दे देंगे, पर अगर इन लोगों को कांग्रेस के विधायकों की तरह ये आभास हो गया कि इनको भी चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, तो ये किसी भी तरह से सरकार तोड़ने में मददगार साबित नहीं होने वाले हैं। आप ये लिख के ले लीजिए। जी,
जी। मुश्किल सभी की यही है कि चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। चुनाव से सब दूर दूर भाग रहे हैं क्योंकि ये इन चुनाव 6 बागियों का एग्ज़ैक्टली हशर देख रहे हैं। अगर बाई चांस चुनाव नहीं लड़ना पड़ता तो अब तक आप जो कह रहे थे कि तीसरा दल भी खड़ा हो चुका होता। तीसरा बिल्कुल। दल खड़े होने की नहीं, सिचुएशन बन विक्रमादित्य भी जाएगी। नरम पड़ गए हैं कहीं न कहीं और जैसे कि अमित जी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री को भी प्रियंका जी ने बुलाया है। ज़ाहिर है कोई चर्चा होगी, कुछ नेगोशिएशन होगी और ये मसले हल कर लिए जाएँगे। तो अमित जी आपको लगता है कि जो उपचुनाव होंगे, ये चेहरे अगर भाजपा में जाते हैं तो आपके कैंडिडेट इनका मुकाबला कर पाएँगे? जो नए कैंडिडेट खड़े करोगे या आप ही ये भाजपा में जाते हैं तो भाजपा के आप इम्पोर्ट कर लोगे, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। क्योंकि भाजपा के बड़े चेहरे अ, हैं कुछ हलकों में तो, वीरेंद्र कंवर, रामलाल मार्कंडे जैसे बड़े-बड़े चेहरे हैं। जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो सबसे बड़ा चेहरा हमारा प्रेम कुमार धूमल जी आ सकते हैं फिर तो। क्योंकि मतलब वो कभी नहीं आएँगे, वो भी राजा वीरभद्र सिंह नहीं जी मैं की तरह हैं कि वो जैसे नहीं आपने पार्टी माना कि छोड़ेंगे। मैं डॉक्टर साहब पहले सबसे पहले मैं संजय भाई का जवाब देना चाहता हूँ जवाब का। इन्होंने कहा कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताइए कि दोपहर के 2 बजे 2:30 बजे तक वोटिंग होती है और हरियाणा की पुलिस और सीआरपीएफ की गाड़ियां वो वहां से हमारे विधायकों को उठाती हैं और वो पंचकूला पहुंच जाते हैं और जैसे पंचकूला पहुंचते हैं तो सीआर उनके एक होम मिनिस्टर से एक चिट्ठी निकलती है कि 11 एमएलओ को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने प्लान किया होगा पहले से, तभी तो ये सारी परिस्थितियां आई। बीजेपी इसके पीछे, अब बीजेपी को ये मालूम नहीं, नहीं नहीं, था कि ये बिल्कुल विधायक है, वो हमारे गले में चलिए वो तो बिल्कुल है, दिख ही रहा है वो, दिख ही रहा है, बीजेपी खट गई है इसमें दूसरी राज्यसभा दूसरी की एक बात सीट। मैं, हम तो ये कहते हैं, देखिए वो वही कह रहा हूँ ना, एक सीट पे उन्होंने दाव खेल दिया। अब संजय भाई को ये भी पब्लिकली बताना पड़ेगा कि होम मिनिस्टर ने उनको 11 सीआरपीएफ दी, तो उनको कोई खतरा थोड़ी ये था। होम मिनिस्टर ने बात तो ये नई नई चिट्ठी जारी कर दी अब 4 की गार्ड 4 की सिक्योरिटी एक है हर विधायक को दे दी है, डीजीपी को भी ऑर्डर आ गए हैं, आगे फुल एज कंसर्न एसपी को भी भेज दिए गए हैं और बाकी विधायक जल्दी हिमाचल में आने वाले हैं। चलिए चर्चा को वो विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि बाकी विधायकों का क्या होगा क्योंकि कांग्रेस हाईकमान उनको पार्टी में लेने की अब किसी भी तरह से इच्छुक नहीं है। उनके लिए रास्ते बंद हो गए हैं क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने इन बागियों की बदौलत एक राज्यसभा की सीट खोई है। बगावत के कारण चाहे कुछ भी रहे हों, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली रही हो, चाहे हाईकमान द्वारा कानों को बंद करके जो बैठा रहा हाईकमान वो रहा हो, विक्रमादित्य सिंह अभी प्रियंका गांधी जी से मिलने के बाद कहीं न कहीं उनके तेवर नरम पड़ गए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भी दिल्ली बुला लिया गया है। ज़ाहिर है कि कुछ न कुछ अब सरकार बचाने के लिए प्रयासों में हाईकमान गंभीरता दिखाएगा। वहीं जो विधायक हॉली लॉज के साथ जुड़े हैं या मुकेश अग्निहोत्री के साथ जुड़े हैं, डर है सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री जी को, उनको वो पदों से नवाज रहे हैं, आगे भी उनको और पद बाँटे जाएँगे और मंत्रिमंडल का एक पद जो खाली है, वो भी भर दिया जाएगा, ऐसी सूचना है। और अब सरकार कितने दिन बचेगी, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल जो डैमेज कंट्रोल है, उसमें कांग्रेस पूरी तरह से जुट चुकी है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।